बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी। मैं ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक डिजिटल विंग का हेड हूँ। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने मुझे बनाया, तो जहाँ पे भी बड़े इवेंट्स होते हैं तो हमें वहाँ पार्टी की उस ज़ैली विंग है उसके ज़रिए हमें जाना होता है। तो कल तो सबसे ज़्यादा मैं मुबारकबाद दूंगा लाहौर की तंजीम को, गिल साहब को, अली बदर साहब को, फैसल मीर साहब, जितने भी कैंडिडेट हैं और लाहौर की तंजीम है, खुसूस तौर पर NA 127, फिर लाहौर की तंजीम और खुसूस तौर पे जिंदा दारान लाहौर जिस तरीके से भरपूर एक जोश और खरोश के साथ कल जो प्रोग्राम हुआ है, मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम ने पाकिस्तान की इस वक्त सियासी हिस्ट्री को चेंज करने में एक अहम किरदार अदा करेगा। कल का शो, जो भी मुखालफिन प्रोपेगेंडा करते थे, कल के एक पावरफुल शो ने पूरे पाकिस्तान को मैसेज दिया है कि लोग, जो चेयरमैन साहब का नारा है, चुनो नई सोच को, लोग एक नई सोच की तरफ जाना चाहते हैं। मैं खुसूसी तौर पर मीडिया का शुक्रगुजार हूँ, जिस तरह आप सब मीडिया के दोस्तों ने कल वहाँ पे आए और आपने इसको कवर किया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्तों, प्रिंट मीडिया के दोस्तों, सोशल मीडिया पे भी जिस तरह लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है, आप सबके बहुत शुक्रगुजार हैं। तो मैं जो बात कर रहा था कि जो चुनो नई सोच का नारा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दिया है, लोग नफरत की सियासत को ख़त्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान की अवाम पोलराइजेशन की सियासत से तंग आ चुकी है। भाई से भाई को लड़ाने की सियासत से पाकिस्तान की अवाम तंग आ चुकी है। सियासी मुखालफत ज़रूर होनी चाहिए, आइडियोलॉजी के डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन वो दुश्मनी में नहीं तब्दील होने चाहिए, वो लड़ाई झगड़े में नहीं होने चाहिए तब्दील, वो इंतकाम की सियासत में तब्दील नहीं होने चाहिए। सबसे यंग पॉलिटिशियन इस वक्त चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं और सबसे बड़ा नारा वो दे रहे हैं कि तमाम पाकिस्तानी इकट्ठे हो जाए, तमाम पूरी कौम इकट्ठे हो जाए, जो मुल्क के इशूज़ हैं उस पर बात करें। चेयरमैन साहब ने कहा कि मेरी लड़ाई ना PMLN से है ना PTI से है। मेरा मुकाबला ना PMLN से ना PTI से मुकाबला है। मेरा मुकाबला है वो सब गुर्बत से, अफलासी से, जो चैलेंजेस पाकिस्तान को अंदरूनी या बैरूनी चैलेंजेस हैं, उसमें जो है हमें मुकाबला है। हर मुश्किल वक्त में मुल्क के जितने भी इशूज़ हैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने मुल्क का साथ दिया है, पाकिस्तान का साथ दिया है। हर मुश्किल घड़ी में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान का साथ दिया है, पाकिस्तान के अवाम का साथ दिया है, पाकिस्तान के इदारों का साथ दिया है। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने और पूरी पीपल्स पार्टी ने कभी मुल्क के इदारों पर हमले नहीं किए, इदारों के खिलाफ कोई हज़ारसाई नहीं की, इदारों के खिलाफ कोई मुहिमें नहीं चलाई हैं। आप देखें, अगर मेन स्ट्रीम में मैं 3 पार्टियां देख रहा हूं, बात करूं पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI, आप एक चीज़ नोट करें कि जब PMLN पे तकलीफ आती है या PMLN के खिलाफ कभी भी कोई कार्रवाई हुई है, तो PMLN ने सबको निशाना बनाया है। उसने अपनी मुखालिफ पार्टियों को भी निशाना बनाया है, इंतकाम लिया है, और उसने मुल्क के इदारों को भी इंतकाम के निशाने पर रखा है। उनके खिलाफ भी मुहिमें चलाई हैं PMLN ने। PTI ने उससे बदतर काम किया। PTI ने भी मुश्किल वक्त में अपने मुखालफिन के साथ इंतकाम का रवैया रखा, और PTI ने मुश्किल वक्त में मुल्क के इदारों के खिलाफ भी हर घटिया से घटिया हरकत करने में कोई जो है उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। एक पार्टी पीपल्स पार्टी जिसने अपने लीडरशिप के जान के नजराने दिए हैं, इससे बड़ी कुर्बानी कोई नहीं हो सकती। जान के नजराने देने के बावजूद, मुश्किल से मुश्किल तहरीकें चलाने के बावजूद, हिस्टोरिकल जुल्म सहने के बावजूद, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत, पूरे ख़ानदान की शहादत, उसके बाद मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब के 11 साल, उसके बावजूद भी किसी के खिलाफ कोई मुहिम नहीं चली है, उसके खिलाफ भी किसी इदारे के खिलाफ कभी कोई गलत बात नहीं की है। आपने हमेशा जमहूरियत की बात की है, आपने हमेशा रिकन्सिलेशन की बात की है। तो ये है पॉजिटिव सोच। इस मुल्क को अनफॉर्चुनेटली जो नुकसान नेगेटिव सोच ने दिया है, उसने लोगों के लिए बुरा मैसेज छोड़ा है। हमें आपस में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कल भी आप देखें कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने स्पीच में क्या कहा है। हालांकि कुछ अखबारों ने उसको या कुछ मीडिया हाउसेस ने उसको आधा रिपोर्ट किया है। उनके अगर पूरे बयान को सुने, उन्होंने कहा कि मैं PMLN के वर्कर से भी खिताब कर रहा हूँ, मैं PTI के वर्कर से भी मुखातिब हूँ।
حالانکہ کچھ میڈیا نے ہاؤس نے صرف خالی پی ٹی آئی کے ورکروں کے لیے چلایا ہے. انہوں نے کہا میں پی ایم ایل این کے ورکرز کو بھی مخاطب ہوں اور پی ٹی آئی کے ورکرز کو بھی مخاطب ہوں کہ میرا کسی ورکر سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. میری کسی ورکر سے, کسی بھی پارٹی کارکن سے میرا کوئی وہ نہیں ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ سارے میرے پیغام کو سنیں, میری سوچ کو سنیں, جو وہ سوچ دینا چاہ رہے ہیں اس کی طرف سب کو راغب کر رہے ہیں چیئرمین صاحب. تو یہ ہے مین چیز کہ اس وقت ملک کیا افورڈ کر سکتا ہے. جو اس وقت ملک کے حالات ہے, کوئی آئیڈیل حالات ہمارے پاس نہیں ہے. اس وقت ہمیں کس سوچ پہ جانا چاہیے؟ اس وقت ہمیں یہ سوچ پہ جانا چاہیے جو پیپلز پارٹی لیڈرشپ دے رہی ہے کہ سب مل کے اکٹھے ہو جائیں. چلے الیکشن ہو جائیں گے, الیکشن ان شاء اللہ تعالیٰ 8 فروری کو ہو رہے ہیں. عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو عوام نے مینڈیٹ دینا ہے, کس کو عوام نے مینڈیٹ نہیں دینا ہے. لیکن ہم دشمنی پہ نہ اتریں. ہم ان لڑائی جھگڑوں کو مطلب ہم سیاسی مخالفت کر سکتے ہیں, ہمیں جو ہے وہ اس طرح کی سیاست نہیں کرنی چاہیے جس میں لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف ہم راغب کر رہے ہیں, لوگوں کے ذہنوں میں انتشار پھیلا رہے ہیں, لوگوں کو نفرت کا ہم سبق دے رہے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے کل جلسے کے بعد پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جو بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی ہے, ان کے بیانات جس طرح آ رہے ہیں وہ زہر اگل رہے ہیں. وہ کوئی شائستگی کی زبان اختیار نہیں کر رہے. کبھی ہمیں احسن اقبال صاحب تڑیاں لگا رہے ہیں, کبھی ان کے دوسرے لوگ ہمیں تڑیاں لگا رہے ہیں. دیکھیں جی, آپ اگر سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو آپ تڑیاں لگا کے سیاسی مخالفین اس کو ڈرا دھمکا سکتے ہیں, پیپلز پارٹی ڈرنے دھمکے والی پارٹی نہیں ہے. پیپلز پارٹی بڑھ کے کسی نے قربانیاں نہیں دی. ہاں, مشکل حالات میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پاکستان میں رہ کے انہوں نے اپنی تمام مشکلات کا سامنا کیا ہے. پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کی طرح معاہدے کر کے ملک سے کبھی باہر نہیں گئے, یا جھوٹے بہانے کر کے ملک سے کبھی باہر نہیں گئے. مشکل حالات میں ملک کو کبھی عوام کو بھی اکیلے چھوڑ کے نہیں گئے. یہ سارے احسانات پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے, پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے اوپر بھی ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب پی ڈی ایم بنائی کس نے دی؟ پی ڈی ایم بنائی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے پی ڈی ایم بنائی تھی. اور جب پی ڈی ایم بنی تھی تو سارے دوست اپنی میموری کو ریکال کریں کہ لوگ کہتے تھے کہ جی چلو میاں صاحب تو چلے گئے ملک سے باہر, لیکن یہ باقی جو بھی بچی کچھ لیڈرشپ یہاں تھی, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, سب کے لیے نہایت احترام ہے, تو وہ لوگ ان کے بیانات تک نہیں آتے تھے. میڈیا میں, سوشل میڈیا میں لوگ لکھتے تھے کہ جی یہ لیڈرشپ ہے کہاں, ملک میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. عمران خان کا ایک بدترین دور تھا, پاکستان کا بدترین اقتدار دور عمران خان کا رہا ہے. اس بدترین اقتدار کے دور میں جب لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا تو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ خاموش تھی, چپ تھی. وہ پلیٹ فارم پی ڈی ایم کا ان کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دیا کہ آئیں تاکہ آپ کو بولنے کا موقع دیں, ہم آپ کسی ڈر اور خوف میں مبتلا, آپ کا خوف نکالیں. وہ خوف نکالا پی ڈی ایم کے ذریعے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نکالا. اور پھر دیکھا پھر کیا کیا انہوں نے, پھر انہوں نے وہی کیا. جیسے ہی پی ڈی ایم اسٹرانگ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے باہر نکال دو. وہ بھائی کیوں نکال دو پی ڈی ایم سے باہر؟ کیونکہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ استعفیٰ دے دو نیشنل اسمبلی سے, اور پیپلز پارٹی نے کہا کہ استعفیٰ ہم نہیں دیں گے. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی یہ سوچ تھی کہ ہم استعفے نہیں دیں گے کیونکہ آپ پارلیمنٹ میں رہ کے آپ نو کانفیڈنس لا سکتے ہیں, اور وہ کر کے دکھایا پیپلز پارٹی نے. پیپلز پارٹی نے پارلیمنٹ میں موجود رہ کے ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کے عمران خان کو اقتدار کی کرسی سے باہر نکالا, جو کہ آئینی قانونی طریقہ تھا. یہ سوچ تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی. پھر جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی جس میں پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا ایسا نہیں تھی لیکن گورنمنٹ کا ایسا تھی, تب بھی ہم نے پی ایم ایل این کو کہا کہ جی آپ آئیں, آپ کو شوق ہے پرائم منسٹر کی کرسی پہ بیٹھنے کا, آپ کو اپنی فائنانس منسٹر چاہیے, آپ اقتدار چلائیں. اور جو بھی انہوں نے فیصلے کیے, فائنانس محکمہ پی ایم ایل این کے پاس تھا. اس فائنانس محکمے کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ پی ایم ایل این کی معاشی پالیسیوں کو پوری دنیا نے تنقید کی, پاکستان کے ہر انسان نے تنقید کی. جو آج معاشیت کی حالات ہے اس میں پی ایم ایل سب سے بڑا رول پی ٹی آئی کا, اس کے بعد پی ایم ایل این کا ہے. لیکن اس کے بعد ان کے اپنے مفتاح اسماعیل صاحب اور دانیال عزیز صاحب, انہوں نے خود نے پی ایم ایل این کے لیڈر نے کہا کہ جی آپ نے معیشت کو تباہ کر دیا ہے. اور کس کو کہا؟ پی ایم ایل این کو کہا کہ آپ نے معیشت کو تباہ کیا. تو یہ ان کی اپنی ناکامیاں تھیں. لیکن اس کے باوجود چلے یہ 1.5 سال پورا ہوا, پیپلز پارٹی نے کوئی لڑائی جھگڑا پی ایم ایل این کے خلاف شروع نہیں کیا. جیسے ہی اقتدار پورا ہوا, پی ایم ایل این نے کس طرح شروعات کی کہ جی ہم سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف ایک اتحاد بنانے جا رہے ہیں جس میں ایم کیو ایم کو اور جی ڈی اے کو اور باقی لوگوں لینے جا رہے ہیں. بڑے شوق سے کرو, رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گی. 8 فروری دور نہیں ہے, ناکامی نصیب ہوگی. لیکن آپ دیکھیں صحیح کہ جب تک آپ اقتدار میں تھے تب پیپلز پارٹی آپ کو اچھی لگ رہی تھی. جس دن آپ اقتدار سے ہٹے ہیں, آپ نے کہا کہ ہم سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد بنانے جا رہے ہیں, تو بھائی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اس سے آپ کی بدنیتی ظاہر ہوتی ہے کہ آپ جو آپ پر احسان کرتا ہے آپ اس کے پیٹھ پہ چھرا گھونپتے ہیں. یہ آپ کی طرز سیاست رہی ہے, پیپلز پارٹی طرز سیاست نہیں رہی ہے. وہ حضرت علی والا قول کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو.
تو پیپلز پارٹی نے جب بھی کسی پہ احسان کیا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے. لیکن ان اینی کیس آج بھی میں یہ کہوں گا کہ پی ایم ایل این کے لیڈران جذبات میں نہ آئیں. جذبات میں آ کے اگر آپ کوئی دھمکی دینا چاہتے ہیں تو پی ایم ایل این کی کسی دھمکی میں پیپلز پارٹی نہیں آئے گی. ان شاء اللہ تعالیٰ 8 فروری کو پیپلز پارٹی ایک بھاری اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوگی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جہاں جہاں جا رہے ہیں, چاہے خیبر پختونخوا جا رہے ہیں, چاہے بلوچستان جا رہے ہیں, چاہے وہ سندھ میں جلسے کریں, چاہے ان کے کامیاب ترین جلسے ساؤتھ پنجاب یا سینٹرل پنجاب میں ہو رہے ہیں, اب جو ہے ہواؤں کا رخ تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. عوام دیکھ رہے ہیں کہ ان کے سولوشن کس کے پاس ہیں, نوجوان لیڈر کے پاس ہیں. عوام دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے, واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو سب کو جوڑنے کی بات کر رہی ہے, جو لوگوں کو توڑنے کی بات نہیں کر رہی ہے. تو میں گزارش کروں گا کہ اب کل ایک ان کے لیڈر نے کہا کہ پیپلز پارٹی یہاں کے پیسے بانٹ رہی ہے. کل ایک سما ٹی وی پہ فوٹیج چلا ہے, وہ دیکھ لیں کہ کون پیسے کس کے پیسے یوں پھینکے جا رہے ہیں کس کے پروگرام میں. پی ایم ایل این کا کل پروگرام تھا, وہاں پہ نوٹ پھینکے جا رہے تھے ووٹروں کے لیے. دیکھا تھا آپ دوستوں نے؟ بولے میرے بھائی, دیکھا تھا آپ نے؟ دیکھا تھا نا آپ نے؟ تو اب یہ کون کر رہا ہے؟ پی ایم ایل این کر رہی ہے. پیپلز پارٹی ایسا کوئی کام نہیں کر رہی ہے, یہ پی ایم ایل این کر رہی ہے. اب کام وہ سارے خود کر رہے ہیں اور پھر نام دوسروں کے لے رہے ہیں. تو یہ, اور میں کہوں گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہ نوٹس لیں تمام اس طرح کی انلیگل کارروائیوں کا جو کہ وہ کر رہی ہیں. باقی پی ایم ایل این کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم شائستگی چاہتے ہیں, ہم لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے. لیکن اگر آپ کو لڑائی جھگڑے کا شوق ہے تو مہربانی کر کے یہ نہ سمجھیں کہ پیپلز پارٹی کمزور ہے. پیپلز پارٹی مضبوط ہے, عوام پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. اور میں پنجاب میں خاص طور پہ دیکھ رہا ہوں پی ایم ایل این کے لیے بہت برا وقت نظر آ رہا ہے کہ پنجاب کے لوگوں نے, پنجاب کی عوام نے ان کو ڈس ایسوسیٹ کیا ہوا ہے. تب بھی پیپلز پارٹی کے جلسے میدانوں میں ہو رہے ہیں, بڑے بڑے گراؤنڈز میں ہو رہے ہیں. پی ایم ایل این جو مارکیز میں جلسے کر رہی ہے, کمروں کے اندر جلسے کر رہی ہے. آپ دیکھیں کہ کل بھی جو جلسہ ہوا ہے, کوئی ڈیکوریشن کی مارکی میں کر رہا ہے, کوئی کسی کمرے کے اندر کر رہا ہے. یہ کھلے میدانوں میں جو موجود ہے وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی موجود ہے. تھینک یو. بتائیے گا, جب بلاول بھٹو زرداری پی ڈی ایم کا حصہ تھے تب وہ تعریف کرتے تھے کہ شہباز شریف کراچی کی ضرورت ہے, شہباز شریف اور ان جیسا وزیر اعظم کوئی نہیں, اور ان جیسا جو وزیر خارجہ تھے اس وقت کے. اب جو ہے جب وہ پی ڈی ایم سے علیحدہ ہوئے تب وہ کہتے ہیں کہ کراچی کو پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے. کیا یہ منافقت یا دوغلا پانی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, شہباز شریف صاحب نے اگر کوئی محنت کی تو اس کو برائی نہیں کرا, لیکن شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. پی ایم ایل این کی جو آپ کو خود پتا کہ پی ایم ایل این کے اندر جو ہے شہباز شریف صاحب بیچارے بہت اچھے, مطلب میں ذاتی طور پہ میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں, لیکن ان بیچاروں کی بھی کم چلتی ہے. جن کی چلتی ہے وہ بیچارے شہباز شریف صاحب کو بھی جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے. دیکھیں کام سب نے کیے نا, لیکن آج بھی میں اگر کہوں کہ پورے پنجاب بھر میں اتنے دور اقتدار رہا, بخار بھی ہوتا ہے تو کون جا کے ملک سے باہر جا کے علاج کرواتا ہے؟ کتنی ہاسپٹلز ہیں. ایک تو مجھے کوئی اچھی ہاسپٹل بتائیں گے, سرکاری ہاسپٹل جو ہو, ہاں جس کے پاس پیسہ ہے اس کے لیے تو پرائیویٹ ہاسپٹل ہے. غریب آدمی کے لیے کہاں علاج ہوتا ہے؟ ہمارے الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جس طریقے سے سندھ میں ہیلتھ سیکٹر میں کام کیا پورے پاکستان سے, میں اگر ابھی ایک دو دن میں آپ کے پاس آؤں گا دوبارہ اور آپ کو میں ویڈیوز دکھاؤں گا کہ آپ کے رحیم یار خان کے ہمارے بھائی بہنیں کہاں علاج کرنے جاتے ہیں, ہمارے لاہور کے بھائی بہن علاج کرانے کہاں جاتے ہیں. مفت علاج آپ کا صرف اور صرف جو مختلف پورے خیبر پختونخوا کے بھائی بہن ہمارے علاج کہاں کراتے ہیں, بلوچستان کے ہمارے بھائی بہن علاج کہاں کراتے ہیں. اچھی بات ہے, یہ پاکستان ہم سب کا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہیلتھ فیسلٹیز آپ کو سب سے زیادہ انسان کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے؟ اس کی صحت ہے نا. جان ہے تو جہان ہے, باقی ساری چیزیں بعد میں آ جاتی ہیں, سڑکیں بھی بعد میں آ جائیں گی, موٹر وے بھی بعد میں آ جائیں گے, جنگلے بھی بعد میں آ جائیں گے. لیکن اگر صحت ہوگی تو انسان یہ ساری چیزیں انجوائے کر سکتا ہے نا, یا ان ساری چیزیں اویل کر سکتا ہے. اگر صحت ہی نہیں ہوگی تو آپ کیا کرو گے؟ صحت کی مد میں مجھے کوئی ایک ہاسپٹل تو بتائیں, مطلب کتنی دفعہ یہ لوگ ملک سے باہر جاتے ہیں علاج کریں. مجھے بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت الحمدللہ خاص طور پہ کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جب ان کے پاس سے حکومت رہی ہے, جو ہیلتھ کی فیسلٹیز دی ہے, کوئی ایک ہاسپٹل چھوڑ دینا کہیں اور, کوئی ایک ہاسپٹل نام مجھے بتا دیں پنجاب میں یا خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان میں جہاں پہ سرکاری کوئی ایسا ہاسپٹل ہو جس پہ وہ چیزیں. اور اگر وہ بات کرتے ہیں کہ جی کہ ہم نے وہ اقتدار میں رہے, تو میاں صاحب اقتدار میں پاکستان کے وزیر اعظم رہے نا, صرف پنجاب کے وزیر اعظم نہیں رہے. تو بقول ان کے کہ اگر وہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں تو جو ایز اے وزیر اعظم کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے تو وہ بتائیں کہ پورے پاکستان بھر میں انہوں نے کیا کام کیا. صرف ایک شہر کی بات چھوڑ دینا, پورے پاکستان بھر میں کیا کام کیا. میاں نواز شریف صاحب بھی وزیر اعظم رہے ہیں, شہباز شریف صاحب بھی وزیر اعظم رہے ہیں.
बताएं कि पाकिस्तान भर में इन्होंने क्या किया। अगर पाकिस्तान में अगर आज कोई चीज़ प्रॉब्लम है तो सबसे ज़्यादा आप इक़्तिदार में रहें, आप जवाब दें ना। फेडरल गवर्नमेंट्स आपके पास रही है, हमेशा चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आप लोग आते रहे, PMLN वाले हमेशा चोर दरवाजे से डीले करके इक़्तिदार में आते। आप बताएं कि आपने पाकिस्तान की आप पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी आपके ऊपर थी, किसी एक शहर की तो नहीं थी। सवाल ये था कि शहबाज शरीफ जो है पहले तो एक तो वो समझे जाते थे लाडले थे, लेकिन अब वो वो मैं सवाल का जवाब दे गया ना आपको कि मैंने उनकी कल मैंने एक मिनट देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात है तारीफ जो है ना, मैं भी कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब अच्छे आदमी है, उनकी मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन उनके बेचारे के हाथ में कुछ नहीं है ना। जिनके हाथ में सब कुछ है वो शहबाज शरीफ साहब को भी कंट्रोल करना चाहते हैं ना, वो भी नहीं चाहता कि शहबाज शरीफ साहब आ गया है। वो आपको भी नजर आ रहा है, हमें भी नजर आ रहा है ना। जी अब इसका जवाब दूं। K4 मंसूबा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने शुरू किया, ठीक है। K4 मंसूबा जो है वो पूरे कराची के लिए मंसूबा के अगले 20 साल तक जो कराची के लोगों को पानी घरों में उस तरह मिलेगा। अब वो प्रोजेक्ट उसमें आधे पैसे सिंध गवर्नमेंट के हैं, आधे पैसे फेडरल गवर्नमेंट के हैं। अनफॉर्चुनेटली फेडरल गवर्नमेंट पीपुल्स पार्टी की नहीं रही है, तो वहां से मतलूबा फंडिंग नहीं आई। जब अभी शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, मैं कराची में उनके साथ बैठा था, उन्होंने ये खिताब किया था कि मैं डिसैलिनेशन प्लांट लगा रहा हूँ, मुझे फलाने मुल्क से मुल्क का नाम नहीं ले रहा, मुझे $1 बिलियन मिल रहे हैं, मैं अभी शुरुआत ऐलान करता हूँ। कहाँ गया वो ऐलान? सिंध के लिए वो ऐलानात रहे नहीं। मैं उसके अलावा मैं आपको K4 का पूरे मंसूबे का बताया कि K4 का पूरा मंसूबा सिंध गवर्नमेंट अपना शेयर डाला है, फेडरल गवर्नमेंट अपना शेयर नहीं डाला। वो K4 का मंसूबा जब कंप्लीट होगा तो सबको पानी मिलेगा। मैं बिजली की बात कर रहा हूँ, थर का कोयला, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने ये प्लान शुरू किया था। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, उन्होंने थरकोल का प्रोजेक्ट बंद किया। फिर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने थर का कोयला का फिर काम शुरू किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह थर का कोयला निकल रहा है। आप इस वक्त भी हजारों मेगावाट बिजली थर के कोयले से पूरे मुल्क के ग्रिड में, नेशनल ग्रिड में जा रही है। और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो 200 साल तक आप बिजली एक्सपोर्ट कर सकते हो। मेरा सवाल सिर्फ एक है कि ये सारे काम आपने बदनीयत में बंद क्यों किए? आपने ये प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं होने दिए? जो पाकिस्तान की जो अंधेरे की बात हो रही थी, आज भी PMLN के जितने नारे सारे झूठ पे मुबनी है। एक PMLN का नारा झूठ पे मुबनी है। वो कहते हैं कि जी मियाँ साहब अभी उनके कैंपेनों में वो जिनके मैं आया था तो मैंने लोड शेडिंग खत्म कर दी थी। ये सारे मेरे साफी भाई बैठे हैं, कोई एक बोले कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग खत्म हुई थी। कौन सा दौर था जब पाकिस्तान में लोड शेडिंग खत्म हुई? पाकिस्तान में लोड शेडिंग कभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि आप सिर्फ अपने एक किसी शहर की बात कर सकते हो। जब देहात में देखो 16-16 घंटे बिजली की लोड शेडिंग रही है, और आपके पास दौरान इक़्तिदार जो है वो फेडरल गवर्नमेंट कर रहा है। ये बोलते हैं कि एटमी ताकत मुल्क को इन्होंने बनाया। पूरे पाकिस्तान के बच्चों को पता कि एटमी ताकत शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का प्रोजेक्ट था। ये कहते हैं कि जी CPEC इन्होंने शुरू किया। पाकिस्तान के बच्चों को पता है कि CPEC पाकिस्तान का जो है वो मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने शुरू किया। तो इनकी सियासत में इनके पास अपने आप को शोकेस करने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ झूठ है, फरेब है और लोगों को झूठे बातें बता रहे हैं। एक हल्के के लोग तो पैदल आ रहे थे, टाउनशिप से, ग्रीन टाउन से, बागड़ियां से, हर जगह से। कल का जो लाहौर के रहने वाले हैं सबको पता है। अच्छा जी, देखें लाहौर पूरे लाहौर का शो था, पूरे लाहौर का शो था। फसल काश्त नहीं करने दी, बिजली नहीं थी। आपने खाद माफिया के उसको सामने खड़ा किया। आपके जो MNA थे वो कोटा की बुनियाद पर खाद देते रहे, उस किसान ने आपका साथ दिया जो अच्छा मैं आपको कल के जलसे में जो मिस मैंने देखी, वो चाहे खवातीन हो चाहे मीडिया हो, वो आपके कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी थी जो कंटेनर पे खड़े रहे, उनको अवाम में होना चाहिए। देखिए पहली चीज भाई मैं आपको ये बताऊं, हल्का NA 127 वो हल्का है। अगर 15 साल इसके बैक साइड पे जाएं तो यहाँ पे एक इसी के नीचे PP 147 था। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा था, और इस हल्के के अंदर जो मसाइल उस टाइम थे आज भी मौजूद हैं।
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस हलके से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो जो मिसाइल शहबाज शरीफ साहब 10 साल वजीर आला रह के नहीं हल कर सके, ना नाला ना पीने का साफ पानी, और जो अवाम की आप बात कर रहे हैं, मेजॉरिटी लोग इस हलके से टाउनशिप ग्रीन टाउन से आए। कल 6 डिग्री के अंदर 12 बजे से लेके जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खिताब करके गए हैं, तब तक लोग एक भी बंदा उठ के बाहर नहीं गया। और जो आप लोग कह रहे हैं कि हल्के से बाहर से आए, ये पूरे लाहौर से लोग आए हुए थे और आके बैठे हुए थे। अगर इतने बड़े जलसे के अंदर कोई चीज़ें मिस मैनेज हुई हैं या कोई लोगों की कसीर तादाद आ गई है, तो ये एक नॉर्मल रूटीन का काम है, इसमें आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। असल देखने वाली चीज़ है कि लोग कितने आए हैं। आप ये लोगों को देख के आप भी घबरा गए हैं। अरे आपने बताया कि अच्छा जो है मुस्लिम ने भी इदारों पर तनकीद की और उसके साथ पीटीआई ने तो उससे ज्यादा हद जो है वो पार कर दी जी और पीपल्स पार्टी जो है ना वो बड़ी शरीफ जमात रही है, इसने कभी तनकीद जो है वो नहीं की। असफर जरदारी साहब का आपको वो खबरदार वाला जुमला याद होगा, तो क्या अब आप पैगाम दे रहे हैं उन इदारों को कि जरा साड़ा ही ख्याल रखना? देखिए, अब आप इसको जिस मसला ले लें, मैं आपको बता दूं, जितनी आमरीत में मार्शल लॉ के खिलाफ सबसे ज़्यादा जदोजहद किसने की, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत आपने तारीख का मुताला किया को पता होगा, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने कभी भी मुआहदे करके मुल्क से बाहर नहीं गई। आप अगर बोलें तो मैं आपको मुआहदा दिखा दूं नवाज शरीफ साहब का और परवेज मुशर्रफ की हुकूमत में, जिसमें ऊपर लिखा हुआ है अग्रीमेंट, मुआहदा, कि 10 साल तक मुल्क से बाहर नहीं आऊँगा। शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने तो कभी ये नहीं कहा कि जी मुझे बाहर निकाल दो, मुझे फांसी ना दो। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को मना किया कि पाकिस्तान में ना हो। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने तो कभी नहीं कहा कि नहीं अच्छा ठीक है, अगर बम धमाके होंगे तो मैं नहीं आऊँगी पाकिस्तान। जब पहला ब्लास्ट हुआ था 18 अक्टूबर को, तो मोहतरमा को पूरी सीसी ने कहा था मोहतरमा आप पाकिस्तान से चली जाएँ। मोहतरमा ने कहा नहीं, आप मुझे अपने आवाम से दूर करना चाहते हो, मैं मुल्क से बाहर नहीं जाऊँगी। ये होते हैं लीडर में, और मैं दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, इससे मिलता जुलता लफ्ज़ है, उसमें बड़ा फ़र्क होता है। जो लीडर होते हैं ना, वो आवाम के साथ बैठ के जदोजहद करते हैं, और जो लोग गैर सियासी होते हैं और ज़बरदस्ती सियासी बन जाते हैं, उनका फिर आपने अशा देखा कि एक दफ़ा गए क्या, 2 दफ़ा गए ना मुल्क से, मुआहदे करके गए ना, और जब भी माहौल बेहतर नज़र आएगा तो मुल्क में आते हैं ना वापस। तो एक पीपल्स पार्टी ने तो कभी ये सियासत नहीं की। जी भाई, मुझे नहीं पता, होगा तो मैं वाकई मुझे नहीं पता। आप खुल के बताए ना आप। हाँ, बिलावल भुट्टो साहब लाहौर से इलेक्शन आ रहे हैं, जो पार्टी का हेड होता है उसके लिए सारी पार्टी अपने बच्चों की तरह होती है। पूरे लाहौर में ये बात बड़ा आम हो गया कि सिर्फ एक हल्के पर पीपल्स पार्टी की वजह है 127, लाहौर के बाकी हल्कों में पीपल्स पार्टी से इलेक्शन आ रही है, सारी पार्टी सारे मिसाइल 127 पे लगाया हुआ है। अब दूसरी पार्टियां देख लें, उनकी लीडरशिप दूसरे हल्कों में जाके अपने उम्मीदवारों की इलेक्शन कैंपेन जा रही है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंग्लिश अखबार है डाक, उसने एक खबर लगाई थी कि बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए जो आपके साथ बैठे उनकी भी कुर्बानी दे दी, ठीक है। तो क्या बिलावल भुट्टो साहब को पूरे लाहौर की कैंपेन नहीं करनी चाहिए, दूसरे हल्कों में नहीं जाना चाहिए? आप सब की वजह सिर्फ एक ही हल्के। अच्छा मैं जवाब दे दूँ आपको। एक तो बिलावल भुट्टो साहब या पार्टी की लीडरशिप कोई भी पार्टी की हो, वो हर हल्के में नहीं जाती, वो मुख्तलिफ शहरों में जाके प्रोग्राम करती है। अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में प्रोग्राम होता है, किसी भी एक जगह पर प्रोग्राम होता है, फिर उसमें सारे पार्टी के सारे जितने भी लोग हैं उनको फिर वहीं पे बुलाया जाता है, सारे उस शहर के लोगों को। तो ये यहाँ इस तरह भी ये होता है। अगर आप चाहते हैं कि हर हल्के में बिलावल साहब जलसा करें, तो आपका मशवरा ज़रूर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इतना टाइम नहीं बचा इलेक्शन के लिए। यार उनको पूरे पाकिस्तान को देखना, सिर्फ एक शहर के हर हल्के में नहीं जाना, वो हर पूरे पाकिस्तान में उनकी प्रैक्टिस ये रही है कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, सिंध में तो डिवीजनल हेडक्वार्टर हो रहे हैं जलसे उनके, सिंध में तो डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं हो रहे हैं, हर डिवीज़न में एक जलसा कर रहे हैं चेयरमैन साहब। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और वहाँ पर आप रेस्पॉन्स वहाँ पर देख रहे हैं, आवाम के सामने सारी चीज़ें आएंगी। अच्छा बताइएगा कि 15 साल से पीपल्स पार्टी कितनी की सीटें निकाली, क्योंकि इलेक्शन तो 15-16 दिन रह गए, ओवर भी तकरीबन हो चुके हैं, आपका कितनी की सीटें उम्मीद है कि पंजाब निकालेगा? देखिए जी, मैं अभी कोई भी अगर प्रेडिक्शन करूं तो मुनासिब नहीं होगा, लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा हूं, इमरान खान की बेवकूफ़ियों की वजह से
उसने जो नफरत के एक पैगामात दिए हैं, उसने पोलराइजेशन की है, उसके पास वक्त इंतखाबी निशान नहीं है। और PMLN में के लिए लोगों में मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं पीपल्स पार्टी का सब उनकी मुखालिफ पार्टी का बात करूँ, लेकिन लोगों में बहुत ज़्यादा एक होती है एजिटेशन, लोगों में एक अनकम्फर्टेबल PMLN के पब्लिक है वो खुश नहीं है, जो मुझे नज़र आ रहा है कि PMLN के साथ, और वो एक अजीब किस्म की एक नफरत वाली सिचुएशन पैदा हो रही है। तो अब जो इलेक्शन लोगों को अच्छा मैसेज देगा, मैं समझता हूँ, जो पॉजिटिव का मैसेज देगा, जो लड़ाई झगड़े का मैसेज नहीं देगा, जो लड़ाई मतलब कि मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मतलब ये सारे मौला जट बने हुए हैं, वो मौला जट ना बने, आवाम को जोड़ने की बात करें, भाई से भाई को लड़ाने की बात ना करें, भाई से भाई को जोड़ने की बात करें। अच्छा शर्जील साहब, जैसा आपने फरमाया कि 15 साल से आपकी ये हुकूमत है सिंध में, वहाँ आपने ये तरक्की की, जी। आज तक जो भी हमें जो न्यूज़ मिली है वो नेगेटिव ही मिली है। एक जबरदस्त दूसरा, गुड आप क्वेश्चन। हल्के की बात करें, अगर जहाँ बिलावल साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपकी वो कंपेन नहीं नज़र आती। ठीक है, जलसा हो गया, एक जरदारी साहब भी आए, बिलावल साहब भी आए, पर वो जैसी एक कंपेन होनी चाहिए जो ग्राउंड रियलिटी पे, वो नज़र नहीं आ रही। देखिए जी, मैं पहले सवाल का जवाब दे दूं आपको, पहले या कैंपेन का जवाब दे दूं। कैंपेन, यही कैंपेन है, वर्कर्स कर रहे हैं, बाकी MPs कर रहे हैं, जो उनके नीचे कैंडिडेट्स हैं वो सब कर रहे हैं, डोर टू डोर भी कन्विंसिंग चल रही है। अच्छा, जहाँ तक आपने कहा कि सिंध की बात 15 साल इक़्तिदार, यस, सिंध में 15 साल इक़्तिदार रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे जब भी इक़्तिदार रहा, जो नेक्स्ट इलेक्शन होती है उसमें पीपल्स पार्टी की सीटें इंक्रीज़ हो रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। और मतलब सिंध के लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बाशऊर हैं। हमने सिर्फ ये नहीं कहा कि जी हमें एक ही शहर पूरा सूबा है, हमने कहा कि जी हमारी हर तहसील, हर गांव हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट है, तभी हमारे पास जितने भी वसाइल हैं वो देहात में, गांव में वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। आप देखें कि वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप सिंध जाके देख लें, जितने भी मेन फेडरल गवर्नमेंट के रोड्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट के जितने भी रोड हैं जो NHA के अंडर आते हैं, उसमें गड़बड़ है। उसमें जो है वो जो कहते हैं कि हमने पूरे पाकिस्तान को मोटरवे से जोड़ दिया, लेकिन सिंध के बॉर्डर तक मोटरवे है, सिंध के अंदर जो है मोटरवे नहीं जुड़ा उनका। लेकिन जो बाकी सिंध गवर्नमेंट के रोड्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे बहुत बेहतर बने हुए हैं। मैंने आपको हॉस्पिटल का नेटवर्क बताया, हॉस्पिटल का हर डिस्ट्रिक्ट में NICVD पहुंच चुका है। कि सबसे आपको पता है हार्ट अटैक में दिल के मर से कितने लोगों की डेथ होती है, आप सिर्फ एक उठा लें, डेटा उठा लें, लेकिन जब आपको मुफ्त में इलाज, हमने कंटेनरों पे खड़े किए हुए हैं चेस्ट पेन यूनिट्स। सिंध वाहिद सूबा है जहाँ पे सड़कों पे कंटेनर खड़े हैं, कंटेनरों के अंदर चेस्ट पेन यूनिट्स हैं। एक तो मेजर हॉस्पिटल थे, लेकिन अगर किसी को रास्ते में दिल का दौरा पड़ जाए तो 1 किलोमीटर के हिसाब से हमने कंटेनर खड़े किए कि वहाँ पे आ जाए। साइबर नाइफ का जो इलाज हो रहा है, साइबर नाइफ का इलाज आप अमेरिका में जाए, अभी $1 लाख में, चाहे आप अमेरिकन सिटीजन भी हैं, आपको $1 लाख पे कर रहे हैं साइबर उस कैंसर के हॉस्पिटल इलाज के लिए। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्त में इलाज हो रहा है। पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, ईरान और अफगानिस्तान से लोग भी जो है पेशेंट, मैं आपको पूरे उनके OPD का रजिस्टर दूंगा कि वो लोग मुफ्त इलाज करने आ रहे हैं। पहले आप अपने लिवर ट्रांसप्लांट के लिए कहाँ जाते थे, सब दोस्तों को पता है, कौन से मुल्क जाते थे, ये जाते थे। अब आप जयपुर में लिवर और लंग्स दोनों हो रहे हैं, और आपके और मुफ्त में हो रहे हैं। तो ये देखिए कि ये होती है, लोग वोट क्यों देते हैं, इसलिए थोड़ी देखते हैं कि जी आप बस हमें झूठे नारे। एक फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज है तो वही बेहतर होता है। आप देखें आज भी अगर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे गरीब खवातीन को मिल रहे हैं तो पूरे पाकिस्तान के हर हल्के में मिल रहे हैं, हर हल्के में जहां जहां गरीब खवातीन वो मिल रहे हैं। जो सबसे बड़ा काम मैं आपको एक बात बताऊं, शायद मुझसे भी रह गया, आपने वो सवाल नहीं पूछा। जो सैलाब आए, सैलाब पूरे पाकिस्तान में, जो 21 लाख घर बना के दिए जा रहे हैं, भाई ये कहने में बहुत आसान है, बहुत आसान। 21 लाख फैमिलीज, 21 लाख खानदानों के घर बन रहे हैं। काफ़ी लोगों के बन गए, अभी काफ़ी लोगों के बनने हैं, उसके भी फिर वही फेडरल गवर्नमेंट की मेहरबानी के पैसे रोक दिए जाते हैं। लेकिन आप देखें कि क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मेजर शेयर है, फिर फेडरल गवर्नमेंट का शेयर, फिर वर्ल्ड बैंक जो है उसका है, और उस पर फिर हमने वर्ल्ड बैंक से लोन भी लिया हुआ है। लेकिन 21 लाख घरों को बनाने जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब क्या कह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट में आने के बाद 30 लाख घर पूरे पाकिस्तान में बनाऊंगा। इससे पहले माजी में लोगों ने नारे लगाए, एक घर नहीं बना सके। हमने पिछले 1.5 साल में वो घर बनाना शुरू कर दिया, और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मैं आपको बताऊं, सबसे नेपाल में कोई कैटास्ट्रोफी आई थी, 8 लाख घर बने थे। पूरी दुनिया में किसी जगह पे ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो है इस तरह 21 लाख घर बना के दे रही हो सिर्फ एक सैलाब के बाद।
पूरी दुनिया में नहीं। तो आपको मतलब हम लोग वो आपके एक बात सवाल अच्छा था कि यार ये सिंध के बारे में क्यों हमें बताया जाता है कि एक परसेप्शन पैदा की जाती है और वो उसमें अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब मीडिया का भी कभी कभी उसमें मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा रोल रहा है कि आप किसी के लिए इतना बोलते जाओ तो लोग उसको उसी नज़र से देखें और फिर उसको वही परसेप्शन बनाएं। पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो ये मीडिया ट्रायल चलता रहा वो बहुत अरसे से चलता रहा। मैं पास नहीं सुन तो अच्छा मैं अब आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे दूँ मेरे भाई। आपने सवाल पूछा आप नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं माजी की बात कर रहा हूँ। माजी में चीज़ें इस तरह की कोशिश की गई, उनको हाईलाइट किया जाए। मतलब यहाँ पे मतलब अगर आप यहाँ पे चले जाएं जिस शहर में हम बैठे हैं, आप कच्ची आबादी में मेरे साथ अभी इसके बाद चलें 100 मसाइल होंगे, लेकिन वो कभी भी हाईलाइट नहीं होते थे। लेकिन कोशिश की जाती थी कि वो चंद इलाकों को जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी ने हमारी उसको तो हाईलाइट किया था, लेकिन हमें किसी ने कोई शिकायत नहीं, हमने ना किसी इंतकामी कार्रवाई की। आपने ये भी देखा होगा कि जितनी तनकीद माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे हुई, पीपल्स पार्टी के दौर में कोई एक जर्नलिस्ट क्या कोई एक पॉलिटिकल प्रिजनर भी नहीं था। पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी साहब के 5 साल एक शख्स भी जेल में नहीं था। बाद में इमरान खान की हुकूमत आई तो सब जेल में थे, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई तब भी जेल में थे। तो ये इंतकामी कार्रवाइयां उन्होंने रखी। जर्नलिस्ट तक, मीडिया हाउसेस के मालकान तक जेल में थे। किस में थे? इन दोनों हुकूमत, पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत में एक भी जर्नलिस्ट जेल में नहीं रहा है, एक भी पॉलिटिकल प्रिजनर जेल में नहीं रहा है। तो आप ये किसी का अगर आप मुआवजा करना चाहें तो आप सारी चीजें देखेंगे। किसी को नौकरी पर रखते हो तो पूरा उसका वो बैकग्राउंड देखते हो, उसकी पूरी सीवी चेक करते हो। तो आप सीवी पीपल्स पार्टी की चेक करें एज कम्पेयर टू अदर पॉलिटिकल पार्टीज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के हल्के का जुल्फकार अली बदर को इंचार्ज बनाया कैंपेन का। आप समझते हैं कि ये इस एल है इतने कि इनको बनाया जा सके? तो अभी से बिलावल भुट्टो पार्टी से देना शुरू हो गई। देखिए जी, हमारे पास सुने, मेरे ख्याल से ये आपका थोड़ा फिर अगेन एक भाई आप पर्सनल आप हो गए बदर साहब से। पार्टी की लीडरशिप पार्टी की लीडरशिप ने इनको नॉमिनेट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी टीम को साथ लेकर चल रहे हैं। जितनी भी पीपल्स पार्टी की टीम है वो सब मिलकर काम कर रही है और वो फैसला पार्टी की लीडरशिप ने करना है। अनफॉर्चुनेटली वो फैसला आपके पास नहीं है। मैं अगर किसी को ये बोलूं कि यार आपको किसी ने आपके इदारे में साफ ही रखा है तो क्या आप अहल हैं कि आप साफ ही हैं, तो वो सवाल मुनासिब। थैंक यू वेरी मच।